हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जैन नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनकम। एक नए टॉपिक के साथ आज की जर्नी स्टार्ट करेंगे और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें एक और दो एमसीक्यू आने की संभावना होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज अ डायलिसिस। डायलिसिस में टाइप्स ऑफ डायलिसिस पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, प्रोसीजर्स पढ़ेंगे और बनने वाले सारे एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिले जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी कारणवश कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता। वो फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है, वो फैमिली इश्यू हो सकता है, फिर भी वो अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर सके जेआईएनसी परिवार के साथ। तो एक छोटी सी कोशिश हमेशा रहती है, 1 घंटे की क्लास रहती है जिसमें कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं। रवि रॉय, पंकज चौधरी, सुनीता, वीना, सिंकू, विनित्री, प्रियंका, दीप्ति, गिरिराज टेलर, शेख, धीरज, गीता जाट, पवन, अभिनव, ऋतिक, संगीता, आशीष, सीके मेघवंशी, पंकज सैनी, नागेश चौहान, मोनिका, मोहम्मद रशीद, जागृति, हरिओम, उर्मिला, उर्मी, ज्योति, आप सभी का एक बार फिर से जेएनसी परिवार में वेलकम और स्वागत है। आज की जर्नी को कैरी करने से पहले हमेशा की तरह जो मैक्सिमम इंक्वायरी जेआईएनसी ई नर्सिंग के साथ साथ जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर में रहती है, उसको कैरी करते हुए आगे बढ़ते ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको बार बार कॉल करके इंफॉर्मेशन की जरूरत ना पड़े। मुझे पता है आप सभी की डिमांड जो अभी रिसेंटली जैसे ही जेएनसी ऑफलाइन कोचिंग का डेट का अनाउंस हुआ है और बहुत सारे बच्चे लगातार जोधपुर आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि 24 को 2 मेगा बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉर्निंग बैच का टाइम 8 से 12 और इवनिंग का 3 से 7 होगा। स्पेशली 6 मंथ का बैच होगा और 6 मंथ के अंदर जेआईएनसी गुरुकुल में एक भी छुट्टी नहीं होगी। हर मंगलवार को वीकली टेस्ट होगा और टेस्ट में 150 एमसीक्यू होगा। पेपर के बाद रिजल्ट और रिजल्ट के बाद पेपर डिस्कशन होगा। बच्चों, सारे सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट की 5 बुक्स भी मिलेगी आपको। नर्सिंग के साथ रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, इमेज, वीडियो बेस, ओटी, आईसीयू के आर्टिकल फिजिकली आपके सामने पुट किए जाएंगे ताकि आप टच करके, फील करके फाइंड आउट कर सके कि इस आर्टिकल को क्या बोलते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो इस तरीके की गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। आप फोन पे और पेटीएम कर सकते हैं। नंबर यहां पर दिया हुआ बच्चों, फोन पे और पेटीएम करने के लिए नंबर जो है बच्चों, दैट वी कैन से 9636, आई वाज पुट इट हियर, 9636032691। इस नंबर पे फोन पर पेटीएम करें, 1000 रुपीज अपना सीट कंफर्म करें ताकि आप कंफर्टेबली आके अपने बैच को ज्वाइन कर सके। तो इट्स ए ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन टू ज्वाइन जेआईएनसी परिवार ऑफलाइन क्लासेस। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सी फर्दर। हियर यू कैन सी, देखिए मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है लेकिन घोंसले में नहीं देती है, घोंसले में नहीं देती है। खाने के लिए जाना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आप अपने उस भूख को खत्म कर सकते हो। दैट मीन्स मेहनत जो है नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। बिना मेहनत कुछ भी हासिल नहीं होगा। सब कुछ मिलेगा बट वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा, वहां तक अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी बट वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। गीता donating 20 rupees to the JINC student fund. Thank you Geeta for super chat. So that means you will prepare yourself, put into the discomfort zone to remove from the comfort zone, work hard, take decision,
रन टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। ये एक वे होता है किसी भी सपने को पूरा करने के लिए। तो सैम, ये चिड़िया वाली कहावत आप पे भी सूट होती है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जिंदगी में सब चीजें पॉसिबल हो सकती है बच्चों। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। सॉरी, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे बच्चों, और आज का टॉपिक है दैट इज डायलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहां पुट कर रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विल बी कमिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि पूछा जाएगा डायलिसिस क्या होता है। तो मैं एक एक माइनर चीजों के साथ डिस्कस करके हम लोग फर्दर कैरी ऑन करते हैं। वी आर गोइंग टू सी दैट इज अ डायलिसिस, क्लियरली आई वाज पुटेड हियर। एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। हम लोग पढ़ते हैं रीनल फेलियर, हम लोग पढ़ते हैं रीनल फेलियर। देखिए, रीनल फेलियर का मतलब होता है, इट इज अ कंडीशन, ध्यान से सुनना बच्चों, इट इज अ कंडीशन वेयर योर किडनी इज अनेबल टू फिल्टर वेस्ट एडिक्वेटली। ये वो कंडीशन है जहां पर आपकी किडनी जो है वो वेस्ट को एडिक्वेटली फिल्टर नहीं कर पा रही। दैट कंडीशन वी कैन से रीनल फेलियर। ये फंक्शन डिफरेंट वे में लॉस होता है। सिंपली वी कैन से कंडीशन in that you can see everybody, condition in that your kidney is unable to filter, ध्यान से देखना बच्चों, filter waste from blood, unable to फिल्टर एडिक्वेट वेस्ट बच्चों, एडिक्वेट वेस्ट फ्रॉम ब्लड। किडनी का काम है कि ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करना होता है। व्हेन योर किडनी इज अनेबल टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड, दैट कंडीशन वी कैन से रीनल फेलियर। ये एग्जैक्टली इसका मीनिंग है बच्चों की किडनी फेलियर का मतलब क्या होता है। अब बच्चों बात आती है रीनल फेलियर जो है, रीनल फेलियर जो है मेनली टू टाइप्स का होता है। रीनल फेलियर जो है मेनली हम टू टाइप्स का देखते हैं। एक हम पढ़ते हैं बच्चों एक्यूट रीनल फेलियर, ARF जिसको बोलते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर बोल सकते हैं, एक्यूट रीनल इनसफिशिएंसी बोल सकते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट रीनल इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी का मतलब होता है फेलियर। दूसरा बच्चों हम पढ़ते हैं यहां पर, दूसरा हम पढ़ते हैं CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर, अदर वर्ड अपन बोल सकते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। हम क्रॉनिक किडनी डिजीज के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखना होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आई वाज पुटेड ARF और दूसरा मैंने पुट किया बच्चों CR। ARF का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। और ये सडन लॉस जो होगा ये हावर्स टू डेज में, मतलब कुछ घंटे से कुछ दिनों में यदि आपका किडनी काम करना बंद कर दे या काम करना कम कर दे, वो हम क्या कहते हैं बच्चों, वो ARF कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ARF, एक्यूट रीनल फेलियर। गेट इट एवरीबॉडी। ARF का मतलब होता है, ARF को मैंने दूसरा नाम दिया एक्यूट रीनल इनसफिशिएंसी, यहां पर एक्यूट रीनल फेलियर आप बोल सकते हो। ARF का मतलब सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन हावर्स टू डेज, कुछ आवर्स से कुछ डेज के बीच में यदि किडनी के फंक्शन लॉस हो जाते हैं तो उसको बच्चों एक्यूट रीनल फेलियर के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा CRF का मतलब होता है इंसीडियस, ध्यान से देखना बच्चों, इंसीडियस लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। और ये जो होते हैं बच्चों वीक टू मंथ, even year, that condition we can say CRF, that condition we can say CRF। ध्यान से देखना, CRF का मतलब होता है इंसीडियस, का मतलब धीरे धीरे किडनी के फंक्शन लॉस होना, और ड्यूरेशन कुछ वीक लग सकता है, कुछ मंथ लग सकता है, कुछ ईयर्स लग सकता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, CRF। क्या कहते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर। गेट इट एवरीबॉडी। इसके अलावा ध्यान से देख ले बच्चों, इफ योर किडनी have remain 10 to 20% function, 10 to 20% function, that condition and stage of renal disease, ESRD,
तीनों का मीनिंग देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लगभग 1000+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। माय लविंग फ्यूचर आर्मी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इट एवरीवन, लाइक इट एवरीवन, क्योंकि टेररिस्ट को रिप्लाई करने के लिए जेएनसी आर्मी को अपना थंब पुट करना होगा बच्चों। टेररिस्ट अपना काम चल करके चले गए। यू विल डू इट एवरीबॉडी राइट नाउ, लाइक इट एवरीबॉडी। शाबाश शाबाश शाबाश। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट थंब पुट करिए, लाइक करिए, कार्बोहाइड्रेट को भेजिएगा। इस क्लास को और खूबसूरत बनाते हैं। हर वो एमसीक्यू के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट फटाफट बच्चों। ओके फाइन, हियर यू कैन सी एआरएफ का मतलब होता है सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, जिसमें मैंने पुट किया बच्चों हावर्स 2 days। सीआरएफ को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोल सकते हैं। इंसीडियस लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, जिसमें मैंने पुट किया कुछ वीक, कुछ मंथ और कुछ सालों तक धीरे धीरे किडनी के फंक्शन लॉस होना। और थर्ड में मैंने इट इज योर किडनी डज हैव only 10 to 20% function remaining, that condition end stage renal disease। क्या बोलते हैं बच्चों? एंड स्टेज रीनल डिजीज। गेट इट एवरीबॉडी, क्योंकि तीनों का मीनिंग जानना जरूरी है डायलिसिस को स्टार्ट करने से पहले। और डायलिसिस का यूज कहां होगा, एग्जैक्टली इंडिकेशन क्या होगा, वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग बच्चों। ओके फाइन, ओके फाइन, वी विल गो फर्दर, विल गो फर्दर। अब हम बात करें बच्चों डायलिसिस की। हमने देखा आपकी जो किडनी है, हमने देखा बच्चों आपकी जो किडनी है, व्हेन योर किडनी इज अनेबल टू डू योर नॉर्मल फंक्शन, दैट मीन्स डायलिसिस का मतलब क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इट इज अ प्रोसेस इन विच रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड when your kidney is unable to remove, is unable to adequately remove, that condition we can say dialysis। सिंपल मीनिंग हम देख सकते हैं बच्चों डायलिसिस का मीनिंग। यदि हम बात करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, when your is a process in which remove waste from your blood when your kidney is unable to remove। जब आपकी किडनी एडिक्वेटली वेस्ट को ब्लड से नहीं निकाल पा रही है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम डायलिसिस करेंगे। हम डायलिसिस के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट को रिमूव करने का काम करेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन, विल मूव फर्दर। फाइनली मैंने यहां पर पुट किया बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है विलियम्स जॉन कॉफ। He is a person responsible to constructed first working dialyzer in 1943। ये वो पर्सन है जिन्होंने 1943 में पहली बार वर्किंग डायलिसिस मशीन को प्रिपेयर किया, कंस्ट्रक्ट किया। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली हम डायलिसिस का मीनिंग देखें बच्चों, यहां पर देखिएगा, इज आर्टिफिशियल रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड when your kidney can no longer do this। जब किडनी ये काम नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में हम आर्टिफिशियली ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर और जो प्रोसेस कंडक्ट करते हैं उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। हियर आई वाज पुटेड। अब बात आती है बच्चों डायलिसिस के टाइप्स कितने होते हैं, तो डायलिसिस मेनली 2 टाइप्स का होता है और दोनों टाइप्स में बहुत कुछ अंतर है, बहुत कुछ चेंजेस है। यहां क्लियरली मैंने लिखा है, एक हम हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे, एक हम पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। इन पे बनने वाले सारे एमसीक्यू पढ़ेंगे, इन पे बनने वाला वीडियो और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को फिनिश होने के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। कहीं भी क्वेश्चन पूछे डायलिसिस रिगार्डिंग, आप हंसते हुए उसको सॉल्व कर पाओ। तो हम दोनों टाइप्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे बच्चों। पहले मैं आपको दोनों का मीनिंग बता देता हूं, फिर हम फर्दर कैरी ऑन करते हैं। एग्जैक्टली हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस का मीनिंग क्या होता है, यहां पर आप देखिएगा। यदि हम हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे और पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ेंगे, हीमोडायलिसिस डायलिसिस, दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, इन दोनों का डिफरेंस जानना जरूरी है। हीमोडायलिसिस जो है, हमेशा याद रखना, आउटसाइड द बॉडी कंडक्ट होता है, कंडक्ट आउटसाइड द बॉडी।
आउटसाइड द बॉडी। मतलब हीमोडायलिसिस हम आपके बॉडी के नेचुरल मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं कंडक्ट कर सकते। यू शुड नीड टू बी नो अबाउट हीमोडायलिसिस विल बी कंडक्ट आउटसाइड द बॉडी। वही पेरिटोनियल डायलिसिस की बोले दैट विल बी कंडक्ट इनसाइड ऑफ बॉडी। दूसरा डिफरेंस यदि हम देखें, हीमोडायलिसिस जो है नीड डायलिसिस मशीन, और इन डायलिसिस मशीन में क्या चाहिए बच्चों? डायलाइजर। डायलिसिस मशीन में क्या चाहिए बच्चों? डायलाइजर। और वहीं पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें तो कंडक्ट विथ नेचुरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। यहां पर हमें डायलाइजर चाहिएगा और डायलाइजर में आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होगा जो फिल्ट्रेशन का काम करेगा। वहीं यदि हम पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें, does have natural peritoneal membrane that is responsible to filter waste from the blood। ये दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। इवन हीमोडायलिसिस में जब भी हम हीमोडायलिसिस कंडक्ट करेंगे, नीड फॉर एक्सपर्ट, यहां एक एक्सपर्ट चाहिएगा जो हीमोडायलिसिस करना जानता होगा। और पेरिटोनियल डायलिसिस आप खुद घर पे कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं, यहां पर किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होगी, आप सेल्फ प्लान करके भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों को डिफरेंशिएट करने से पहले हम पहले हीमोडायलिसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ाऊंगा। तो वी आर गोइंग टू सी दैट इज अ हीमोडायलिसिस। I was put it very well. Remove waste and water by the circulating blood outside through an external filter। और इस फिल्टर का नाम क्या बच्चों? डायलाइजर। तो एक चीज तो क्लियर हो गई होगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन क्या बनता है कि डायलिसिस जब भी हम करते हैं और डायलिसिस करने के अंदर जो डिवाइस यूज करते हैं, जो मशीन यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायलाइजर। और स्पेशली उस मशीन में एक स्पेसिफिक डिवाइस होती है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, जिसमें आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लगी होती है, उसको हम डायलाइजर कहते हैं। मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन किया दैट कंटेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, that have semi permeable membrane, that membrane are responsible to filter। इस तरीके का डिवाइस होगा बच्चों, इस तरीके का डिवाइस होगा, ध्यान से देखना, इस तरीके का डिवाइस होगा। इस डिवाइस के अंदर एक तरफ से ब्लड आएगा, ब्लड की एंट्री होगा, एक तरफ से ब्लड की एंट्री होगा, और एक तरफ से जैसे ही आपका ब्लड आएगा तो ब्लड के अंदर डायलाइसेट क्या करेगा? वेस्ट को कैरी कर लेगा, ब्लड फर्दर आएगा, और इसके बीच में क्या लगा होगा बच्चों? सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन होगा, बट ये आर्टिफिशियल होगा, ये आर्टिफिशियल होगा। वी कैन नॉट से दैट इज अ नेचुरल। तो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन काम करेगी हीमोडायलिसिस में। वहीं यदि मैं बात करूं पेरिटोनियल डायलिसिस में, तो नेचुरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड। गेट इट? दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं। बाकी मैं पेरिटोनियल डायलिसिस पूरा आपको अलग से पढ़ाऊंगा बच्चों, ताकि कोई क्वेरी ना रहे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, हियर आई वाज क्लियरली मेंशन व्हाट आर द इंडिकेशन शुड नीड टू डू हीमोडायलिसिस। एक बात क्लियर कर देता हूं, मैंने यहां पर आपको बताया था बच्चों रीनल फेलियर, और रीनल फेलियर मैंने आपको बताया था ARF था, मैंने बताया था CRF था, मैंने बताया था बच्चों एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज था। हमेशा ध्यान रखना, ARF, CRF एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। ARF में कॉमनली हम लोग ड्रग से कोशिश करते हैं, यदि ड्रग से रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम यहां पर हीमोडायलिसिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हीमोडायलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? हीमोडायलिसिस, और वी कैन से डायलिसिस। CRF और ESRD में ज्यादातर हम क्या करते हैं बच्चों? हम रीनल ट्रांसप्लांट करते हैं। क्या करते हैं? रीनल ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं दोनों क्यों करते हो रीजन आपको आगे डिस्क्राइब करूंगा। तो यदि इंडिकेशन की बात करें, यदि इंडिकेशन की बात करें कि कौन से इंडिकेशन आर रिस्पॉन्सिबल नीड टू बी डू हीमोडायलिसिस, तो सबसे पहले लिखा यूज फॉर द रीनल फेलियर। अब ARF भी लिखा बच्चों, CRF भी लिखा। अब आपको क्वेश्चन पूछे कि हीमोडायलिसिस कॉमनली किस कंडीशन में यूज करते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना? ARF। आपको आंसर क्या लिखना? ARF। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेंगे कि मोस्ट कॉमनली, क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि मोस्ट कॉमनली हीमोडायलिसिस कौन सी कंडीशन में यूज करें, आपको आंसर लिखना होगा बच्चों एक्यूट रीनल फेलियर। बिकॉज
क्रॉनिक रीनल फेलियर का कॉज जो है उसमें डायबिटीज मेलाइटस जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीआरएफ। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डायबिटीज मेलाइटस, पूजा चौधरी। ओके माय डियर, फाइन, वेरी वेल। यहां पर ध्यान से देखिएगा, सडन किडनी के फंक्शन लॉस हो रहे हैं, इंसीडियस किडनी के फंक्शन हो रहे हैं, ये हावर्स 2 डेज में होते हैं, ये वीक, मंथ और ईयर में होते हैं। एआरएफ के अंदर हम ड्रग के साथ साथ हीमोडायलिसिस के द्वारा पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं, बट यदि पेशेंट को सीआरएफ हुआ तो सीआरएफ का मोस्ट कॉमन कॉज कौन है, डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस यदि किसी पेशेंट को है और सीआरएफ होता है तो डेफिनेटली उस पेशेंट को 2 कंडीशंस को सफर करना पड़ता है। एक तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन हम वहां करते हैं, और दूसरा यदि पेशेंट को डायबिटीज की वजह से हुआ है तो किडनी के साथ साथ पेनक्रियाज भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको किडनी पेनक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज हीमोडायलिसिस इन, आपको आंसर लिखना है एआरएफ। किसमें यूज करते हैं बच्चों, एआरएफ। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। दूसरा मैंने लिखा बच्चों, रिमूव एक्सेस फ्लूइड, वाटर प्रोडक्ट एंड रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्योंकि जब योर किडनी इज अनेबल टू फिल्टर, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है, पीएच को मेंटेन करने का काम होता है, वेस्ट को फिल्टर करने का काम होता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करने का काम होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं आपके किडनी के। जब किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वेस्ट का लेवल बढ़ेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, जैसे ही आपके ब्लड में वेस्ट का, देखिए व्हेन इंक्रीज वेस्ट लेवल, वेस्ट का मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, देन यूरिक एसिड, ये जो वेस्ट है इनका लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे बच्चों, एजोटीमिया। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हेन द इंक्रीज द वेस्ट लेवल इन योर ब्लड, जब आपके ब्लड में वेस्ट का लेवल बढ़ जाता है तो व्हाट वी कैन से, ये एजोटीमिया वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ब्लड में जब भी वेस्ट का लेवल इंक्रीज होगा वो एजोटीमिया कहलाता है। और ब्लड में वेस्ट का लेवल कब इंक्रीज होगा, व्हेन योर किडनी इज अनेबल टू डू द नॉर्मल फंक्शन। जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी तो वेस्ट फिल्टर नहीं होगा, तो वेस्ट का कलेक्शन किस में बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा, और कॉज क्या कर देगा बच्चों, एजोटीमिया। और एजोटीमिया कैन कॉज डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और जीएफआर कम हो जाएगा इंडिकेट करेगा कहीं की पेशेंट की किडनी प्रॉपर काम नहीं करी। ओके फाइन, एजोटीमिया के ऊपर क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। दूसरा फर्दर देखते हैं अपन इंडिकेशन में, रिमूव के बाद मैंने पुट किया बच्चों हीमोडायलिसिस में, फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट है साइट ऑफ प्लेसमेंट। यहां क्वेश्चन बनेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बच्चों, लगभग 1300 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कंसिस्टेंटली क्लास को वॉच करें, दैट इज अ वे हाउ टू टीच द फ्यूचर जनरेशन। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, यदि JINC है तो भरोसा है, JINC है तो क्वालिटी है, JINC है तो सिलेक्शन है, और JINC है तो मुमकिन है। और इस स्लोगन जो आपने दिया है, और आपने अपनी JNC को जब लोकल से पेंडेमिक बनाया है, आपने अपने JNC को JNC गुरुकुल का टाइटल दिया है, तो JNC की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई आपके प्रति। और आपके हर ड्रीम में JNC अपना कंट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश करती है कि जरूर हम कुछ अच्छा करें ताकि फ्यूचर जनरेशन सही ट्रैक पे, सही गाइडेंस में फर्दर कैरी ऑन होते रहे। सपना हर कोई देखता है, बट सपने को पूरा करने के लिए कलेजे में आग चाहिए, एक अच्छे काम करने के लिए कलेजे में आग चाहिए। और वो आग तब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि सपना पूरा होने से पहले हजारों नेगेटिव थॉट जनरेट करने वाले लोग सोसाइटी में, नियरेस्ट डियरेस्ट फैमिली में, हर जगह आपको मिलेंगे। ताने मारने वाले मिलेंगे, पिंच करने वाले मिलेंगे, आपको डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। और यदि आपका हंगर बहुत स्ट्रांग है टुवर्ड्स योर ड्रीम, तो धीरे धीरे वो नेगेटिव अटैक करने वाले, व्हेन यू सेलेक्ट इन योर गवर्नमेंट जॉब, दे विल कम टू पुट योर ऑल द थिंग्स की हाँ कांग्रेचुलेशन। और इस अनहोनी को होनी में कन्वर्ट करना है। जो नेगेटिव थॉट अपने ऊपर पुट करते हैं उनको पॉजिटिव में करना होता है। तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आप अपनी बना सकते हो, और वो ताकत जब बनेगी जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाओगे। जब सेंट्रल की तैयारी करोगे तो स्टेट तो वैसे ही अपना है बच्चों, जब हम सेंट्रल की तैयारी करेंगे तो स्टेट वैसे ही अपना रहेगा। तो अपना हंगर कम नहीं करना है,
5 बजे उठने की आदत कम नहीं करनी है, सपने देखे उसको 2021 में पूरे करने हैं। वैकेंसी अनलिमिटेड आपके सामने होगी, हार नहीं माननी है। गिरेंगे उठेंगे पर चलते रहेंगे, तब तक चलेंगे जब तक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते। और ये हंगर कम नहीं करना बच्चों। और इसमें मैं और जेएनसी परिवार जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम शिद्दत से हर सिचुएशन में आपके पीछे बैकबोन के रूप में खड़े रहेंगे बच्चों। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, बट फिर भी मेरी कोशिश जारी होगी कि जरूर कुछ आपको देता रहूं, ताकि आपका जो रेगुलरिटी बनाए। आपने जो मास्लो हिरार्की में जेएनसी जोधपुर को ऐड किया है, 4 बजे का जो शेड्यूल आपने अपने लाइफ में फिक्स किया है, ये शेड्यूल आपको उन्नति की ओर ले जाए, ये मेरी हमेशा यही सोच होती है। और आपकी तरक्की, आपका सिलेक्शन और मेरी कामयाबी बच्चों, वही मेरी खुशी है, वही मेरी दुनिया में हमेशा कहता हूं, यू आर द माई वर्ल्ड, माई फ्यूचर जनरेशन। आप मेरी वो ताकत हो जो शायद करोड़ों अरबों रुपए में नहीं खरीद सकते, पैसों से नहीं खरीद सकते, बट आपने जो प्यार और स्नेह दिया ना, उसके लिए मैं कभी भी आपका चुकता नहीं कर पाऊंगा। बट कोशिश मेरी जारी रहेगी कि आपके सपनों में हमेशा साथ खड़ा रहूं, कुछ अच्छा करके खड़ा रहूं। आप प्राउडली कह सकते हो, हाँ, यस, आई एम JINC, आई एम स्टूडेंट ऑफ अशोक सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ JNC। ये चीजें जो डेवलप होती है, ये पैसों से नहीं होती है, इमोशन, शिद्दत से मेहनत करने से, ईमानदारी के साथ डेवलप होती है। और ये भरोसा बच्चों जो आपने दिखाया है, मैं इसको लगातार स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। लगभग 1300 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, और आपका जो ये प्यार है बच्चों, बनाए रखिएगा। मैं और मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। अब साइट और प्लेसमेंट में हीमोडायलिसिस की बात कर रहा हूं। जब भी हम हीमोडायलिसिस करते हैं, तो मैंने कहा था हम आउटसाइड बॉडी के बाहर डायलिजर को यूज करेंगे, मशीन को यूज करेंगे। तो आपके बॉडी से ब्लड को निकालने के लिए और ब्लड को फिल्टर करके वापस बॉडी में पुट करने के लिए साइट क्रिएट करना पड़ता है, और वह साइट डेवलप करना पड़ता है, ताकि फ्लो जो है वो कंसिस्टेंटली बना रहे। तो उसके लिए मैं कुछ पर्टिकुलर साइट यहां पर पुट करूंगा। आई होप यू आर गोइंग टू बी लर्न एवरीथिंग। आई वाज पुट इट वेरी वेल। साइट और प्लेसमेंट, देखिए सबसे पहले हम टेम्पररी साइट पढ़ेंगे, फिर मैं आपको परमानेंट और लॉन्ग टाइम वाली साइट्स बताऊंगा। यदि आपको 1 बार या 2 बार सिर्फ हीमोडायलिसिस करवाना है, तो हमें साइट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम टेम्पररी साइट को प्रीफर कर सकते हैं। महेंद्र सिखरवाल डोनेटिंग 29 रुपीज। थैंक यू महेंद्र टू पार्टिसिपेट इन योर सुपर चैट, थैंक यू सो मच। साइट्स में बच्चों सबसे पहले मैंने पुट किया है सब क्लेवियन, और उसके साथ मैंने पुट किया बच्चों फीमोरल कैथेटर। याद रखिएगा, मैं टेम्पररी साइट की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं टेम्पररी साइट की बात कर रहा हूं। जो 1 और 2 टाइम लोकेश्वरी साहू डोनेटिंग 20 रुपीज इन अ सुपर चैट, थैंक यू सो मच लोकेश्वरी। तो सब क्लेवियन और फीमोरल वेन, पहला क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का यहां मिलेगा बच्चों आपको, कि यदि सब क्लेवियन और फीमोरल कैथीटर को पुट करना होगा, तो कैथीटर को किसमें पुट करेंगे। मैंने क्लियर मेंशन किया है, सब क्लेवियन कैथीटर बच्चों सब क्लेवियन वेन में पुट करेंगे, और फीमोरल कैथीटर फीमोरल वेन में पुट करेंगे। दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच गायत्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। मैंने सब क्लेवियन का पुट किया है, फीमोरल का पुट किया है। ये टेम्पररी साइट बता रहा हूं, किस तरीके से पुट करना है, किस तरीके से यूज करना है, ये लेटर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सब क्लेवियन और फीमोरल, इधर आप इमेज की तरफ देखिएगा बच्चों, मैंने दोनों क्लियरली पुट किया। ये पेशेंट का सब क्लेवियन साइट है, ये पेशेंट का सब क्लेवियन साइट है, और सब क्लेवियन वेन में आपने कैथीटर पुट किया। एक से आपको ब्लड को रिमूव करना है, एक से आपको ब्लड को रिमूव करना है, दूसरे से आपको ब्लड को रिमूव करने के बाद फिल्टर होने के बाद वापस आपकी बॉडी में इंसर्ट करना है। दूसरा इमेज आपको दिख रहा होगा, दैट इज द सब दैट वी कैन से फीमोरल, दिस इज द फीमोरल वेन। जब आपने फीमोरल वेन में कैथीटर को पुट किया, एक वे से आप ब्लड को रिमूव कर रहे हो, दूसरे वे से फिल्टर करके वापस आपके बॉडी में पुट किया जा रहा है। बोथ आर टेम्पररी साइट बच्चों, बोथ आर टेम्पररी साइट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब इसमें एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, कैथीटर में बी इंसर्टेड फॉर द शॉर्ट और टेम्पररी यूज इन एक्यूट रीनल फेलियर। ARF का पुट किया बच्चों, मैंने ARF का पुट किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आई वाज क्लियरली मेंशन साइट में, टेम्पररी साइट में 2 साइट है आपकी बॉडी में, 2 जगह से टेम्पररी हीमोडायलिसिस करने के लिए हम लोग साइट को क्रिएट करते हैं। सब क्लेवियन वेन यूज करते हैं, फीमोरल कैथीटर जो है फीमोरल वेन में पुट करते हैं, और हमेशा कैथीटर जो है पुट करने के बाद ब्लड को रिमूव करके वापस पुट किया जाता है। सूरज कुमार डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JNC सुपर चैट, थैंक यू सूरज कुमार। ओके फाइन, ये मैंने आपको टेम्पररी साइट पुट किया बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इज अ
परमानेंट बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म साइट के लिए आपको जब बार बार हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है, आपको क्लियर मेंशन करता बच्चों, हीमोडायलिसिस आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज हाइपोटेंशन। एक और बात मैं बता देता हूं, मैं आपको हीमोडायलिसिस पढ़ा रहा हूं बच्चों। हीमोडायलिसिस जो है इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको आंसर लिखना है हाइपोटेंशन। क्या आंसर लिखना बच्चों? हाइपोटेंशन। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। हाउ कैन वी कैन से हाइपोटेंशन? क्योंकि जितना ब्लड वॉल्यूम आपकी बॉडी से निकला, उतना वॉल्यूम जब वापस बॉडी में नहीं जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो पेशेंट को क्या होगा बच्चों? हाइपोटेंशन होगा। तो डेफिनेटली इस पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इवन डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हम फर्दर पढ़ेंगे। तो इस पेशेंट के अंदर लगातार यदि बार बार आपको हीमोडायलिसिस करना है तो वेन जो है वो सबसाइड हो जाता है, वेन प्रोमिनेंट नहीं होता है, प्रॉपर नहीं मिलता है, तो लॉन्ग टाइम के लिए साइट को क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं आपको यहां पर क्लियरली मेंशन कर रहा हूं बच्चों, या क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, परमानेंट और लॉन्ग टर्म में लिखा एक्सटर्नल। देखिए एक्सटर्नल का मतलब होगा आउटर, एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा बच्चों? आउटर। आर्टीरियो वीनस शंट, देखियो आर्टीरियो से याद रखना यहां पर आर्टरी, आर्टीरियो से याद रखना आर्टरी, वीनस से याद रखना वेन, और शंट का मतलब टेम्पररी दोनों का कनेक्शन। शंट का मतलब टेम्पररी दोनों का कनेक्शन। इस पिक्चर में देखिएगा बच्चों, ये जो दिख रहा है ये आर्टरी है, ये जो दिख रहा है बच्चों ये आर्टरी है, ये जो दिख रहा है ये आपका वेन है, और ये जो दिख रहा है ये शंट है। क्या है बच्चों? शंट है। अब एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड, एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड, इसको शॉर्ट में एवी शंट बोल सकते हैं, एक्सटर्नल आर्टेरियो वीनस शंट। क्या होगा ध्यान से देखना बच्चों, क्या होगा जब यहां आर्टरी से हम हीमोडायलिसिस करते समय जब कैथीटर को कनेक्ट करेंगे तो यहां से ब्लड निकलेगा, और फिल्टर होने के बाद जब ब्लड होगा वो वेन के द्वारा वापस चला जाएगा। तो ये एक्सटर्नल जो कनेक्शन पुट किया है, इस कनेक्शन को यहां रिमूव करेंगे, और डायलिसिस मशीन पे जब पेशेंट को पुट करेंगे तो आर्टरी से ब्लड आएगा, वेन से ब्लड वापस जाएगा, और ये ब्लड जब वापस आएगा तो ये फिल्टर होके पहुंचेगा। इसमें प्रेजेंट वेस्ट जो है वो डायलिसर के द्वारा, डायलिसेट के द्वारा रिमूव हो जाएगा, और पेशेंट के बॉडी में वेस्ट का लेवल धीरे धीरे क्या होने लगेगा बच्चों? कम होने लगेगा। गेट इट एवरीबॉडी? वी आर गोइंग टू सी। ओके फाइन। इसमें मैंने मेंशन किया बच्चों, 2 सिलास्टिक कैनुला, यहां पर दिख रहा होगा, 2 सिलास्टिक कैनुला आर सर्जिकली इंसर्टेड इनटू द आर्टरी और वेन इन अ फोरआर्म और लेग। आपके लेग में क्रिएट कर सकते हैं, फोरआर्म में क्रिएट कर सकते हैं, टू फॉर्म एक्सटर्नल ब्लड पैथ। ब्लड का एक्सटर्नल पैथ क्रिएट करने के लिए हम एक्सटर्नल बाहरी आर्टेरियो वीनस शंट पुट करते बच्चों। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि विच इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म या परमानेंट साइट टू डेवलप डूइंग द हीमोडायलिसिस। तो आपको आंसर क्या पुट करना बच्चों? एक्सटर्नल आर्टेरियो वीनस शंट। मैं फर्दर और बताऊंगा, फर्दर और के बारे में डिस्कस करूंगा, बट ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपका क्लियर हो जाना चाहिए दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर। मैंने दूसरा पुट किया, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इंटरनल वो बाहरी था, और इंटरनल का मतलब क्या हो गया बच्चों? इनर। इंटरनल का मतलब क्या हो गया? इनर। आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। देखिए बच्चों, फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन, एबनॉर्मल कनेक्शन वी कैन से टेम्पररी कनेक्शन बोल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, abnormal connection we can say fistula. Get it every future nursing officer. Here you can see it is a created surgically by anastomosis. देखिए anastomosis terms का मीनिंग समझना होगा। यहां पर देखिएगा, ये पेशेंट का कोई भी बॉडी का वो ऑर्गन या ब्लड वेसल्स है, इसको हमने सेंटर से कट किया, और कट करने के बाद इसको रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद में इसको वापस आपस में कनेक्ट कर दिया। दैट प्रोसेस वी कैन से एनास्टोमोसिस। तो एनास्टोमोसिस हम किसमें करते हैं बच्चों? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का ट्रीटमेंट है।
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट में हम इंटेस्टाइन में वो एरिया रिमूव कर लेते हैं जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है और बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट को वापस ऑर्गन को आपस में जोड़ देते हैं. दैट प्रोसेस वी कैन से एनास्टोमोसिस. व्हाट वी कैन से बच्चों? एनास्टोमोसिस. आई वाज क्लियरली मेंशन. एनास्टोमोसिस का मतलब क्लियर, यदि मीनिंग क्लियर है, फिस्टुला का मीनिंग क्लियर है, देन वी गो फर्दर. यहां पर 3 एमसीक्यू बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द थिंग व्हिच इज कमिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन. ओके फाइन. इसके अलावा मैंने क्लियरली पुट किया है, वीनस फिस्टुला इज क्रिएटेड सर्जिकली बाय द एनास्टोमोसिस ऑफ द लार्ज आर्टरी और लार्ज वेन. इस पिक्चर में आप देखिएगा, इस पिक्चर में आप देखिएगा, ये जो बच्चों ये लार्ज आर्टरी है, ये क्या है बच्चों? ये लार्ज वेन है. और आर्टरी और वेन दोनों को क्या किया? एबनॉर्मली कनेक्ट किया. क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि आपको बार बार जब कैथेटर को पुट करना होता है, ब्लड को निकालना और ब्लड को वापस रीइंसर्ट करना, तो साइट क्रिएट करना पड़ता है. और साइट क्रिएट करने के लिए इस तरीके से एबनॉर्मल कनेक्शन डेवलप करना पड़ता है बाय द सर्जिकल इंसिजन, सर्जिकल इंटरवेंशन. यू शुड नीड टू बी नो एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दैट प्रोसेस वी कैन से आर्टेरियोवेनस फिस्टुला. और डेफिनेटली इनसाइड होगा तो वी कैन से इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला. गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन. दूसरा, अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ध्यान से समझना होगा. बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस तरह के. यदि फिस्टुला आपने किसी पेशेंट को क्रिएट किया तो डियर नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है इस फिस्टुला की पेटेंसी का पता लगाए रखना. मतलब ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, पेटेंसी बनी हुई है कि नहीं है, ये फाइंड आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स की भी होती है. मैंने लिखा बच्चों, ऑस्कल्टेट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रूट. देखिएगा, ब्रूट जो है इसको हम हुशिंग बोल सकते हैं, इसको हम हुशिंग साउंड बोल सकते हैं. हुशिंग साउंड इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं बच्चों. ऑस्कल्टेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रूट, थ्रिल और वाइब्रेशन. जब पेटेंसी प्रेजेंट होगा तो वहां पर जब ब्लड ट्रेवल करेगा तो वाइब्रेशन फाइंड आउट होगा या थ्रिलिंग फाइंड आउट होगा. कोई भी फ्लूइड जब जाता है तो थ्रिलिंग फाइंड आउट होता है. एट द साइट ऑफ प्राइमरी वे दैट द नर्सिंग ऑफिसर विल इवेलुएट पेटेंसी ऑफ द आर्टेरियोवेनस फिस्टुला. दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन. क्वेश्चन ये पूछेंगे कि किसी भी पेशेंट को यदि आर्टेरियोवेनस फिस्टुला का पता लगाना है, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला का पता लगाना है, तो डियर नर्सेस को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ब्रूट साउंड देखना पड़ेगा या हम थ्रिल और वाइब्रेशन साउंड बोल सकते हैं बच्चों. और ये पता लगाने के लिए आप स्टेथोस्कोप का यूज कर सकते हो, बट स्टेथोस्कोप से एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, स्टेथोस्कोप से एक्यूरेसी नहीं मिलेगी. और इसके लिए हर 8 घंटे से, एवरी 8 आवर से आपको इस साउंड को एनालिसिस करना है. और इसके लिए डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है बच्चों. डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है प्रेजेंट ऑफ ब्रूट, थ्रिल, वाइब्रेटिंग साउंड. ये 3 से 4 एमसीक्यू बच्चों मैं यहां पर पुट करूं आपको. 3 से 4 क्वेश्चन क्लियरली मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं. क्वेश्चन आएगा कि पेटेंसी ऑफ इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, हाउ विल बी आइडेंटिफाई टू चेक द प्रेजेंस ऑफ ब्रूट. ब्रूट को हम बोलते हैं वुशिंग साउंड, वुशिंग साउंड. और ब्रूट और विशिंग साउंड कब सुनाई देता है? जब कोई फॉल्टी ब्लड फर्दर जाता है उस समय सुनाई देता है ब्रूट और वुशिंग. क्वेश्चन पूछेंगे कि ये पेटेंसी हर कितने घंटे में चेक करना है, तो आपको आंसर पुट करना बच्चों, यू शुड बी असिस्ट एवरी 8 आवर. और किससे मॉनिटर किया जाता है? डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड. क्योंकि क्लियरिटी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, और एक्यूरेसी का पता लगाना है तो डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड में भी डुप्लेक्स करते हैं बच्चों. रुपिंदर कौर, बहुत ही शानदार, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू. डुप्लेक्स, 8 आवरली, ब्रूट साउंड, इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला. 4 अलग अलग क्वेश्चन यहां पर बनेंगे. प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे तो पेटेंसी को चेक करना है. आपको पता होगा जब हम एबीजी एनालिसिस करते हैं, जब हम एबीसी एनालिसिस करते हैं, और एबीसी से पहले बच्चों एक टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट. कौन सा टेस्ट करते हैं? वहां पर एलन टेस्ट करते हैं. और एलन टेस्ट में क्या चेक करते हैं बच्चों? पेटेंसी चेक करते हैं. क्या चेक करते हैं? पेटेंसी चेक करते हैं. ओके फाइन, विल मूव फर्दर. अभी हम बच्चों लॉन्ग टर्म्स की साइट के बारे में देख रहे हैं. हमने पहले टेम्पररी पढ़ा, टेम्पररी में मैंने सब क्लेवियन और दूसरा फीमोरल बताया, दोनों कैथेटर में हमने दोनों वेन को यूज किया. फिर मैंने एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंट के बारे में बताया. अभी मैं आपको यहां पर इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला के बारे में बता रहा हूं, जो लॉन्ग टर्म साइट हम बता सकते हैं. ओके फाइन. अब फर्दर थर्ड वाली साइट के बारे में देखेंगे, इंटरनल आर्टेरियोवेनस ग्राफ्ट. देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट से
या दैट वी कैन से कहीं न कहीं बोविन से हम लोग टेम्पररी ब्लड वेसल्स को लेते हैं और ग्राफ्ट से क्रिएट किया जाता है। इसके बारे में ध्यान से समझना होगा बच्चों। मैंने क्लियर लिखा है इंटरनल आर्टेरियोवेनस, ये टर्म्स आया बच्चों ग्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल। देखिए ग्राफ्ट एक तो गोरेटेक्स की बनी होती है, गोरेटेक्स की बनी होती है, इसको हम सिंथेटिकली वाटरप्रूफ बोल सकते हैं, और ये फैब्रिक फॉर्म में होती है, फैब्रिक फॉर्म में होता है। दूसरा मैंने लिखा बच्चों बोविन, बोविन किसको बोलते हैं? काऊ, गाय। काऊ की कैरोटिड आर्टरी यूज कर सकते हैं। दो मौका आपके पास, दो मौका आपके पास माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पहला मैंने लिखा है गोरेटेक्स का सिंथेटिकली बना होता है फैब्रिक का, उसको यूज करें ये तो। दूसरा मैंने लिखा बोविन की कैरोटिड आर्टरी को यूज करें और आपको आर्टिफिशियली वेन फॉर ब्लड फ्लो क्रिएट करना पड़ेगा। इस पिक्चर में आप देखिएगा, इस पिक्चर में ध्यान से देखिएगा, पहला और दूसरे पिक्चर में आप देखिएगा, यहां पर पेशेंट को रेडियल आर्टरी है, यहां पर पेशेंट का एंटी क्यूबाइटल वेन है। इन दोनों को क्या किया बच्चों? ग्राफ्ट कर दिया। दोनों को क्या किया? ग्राफ्ट कर दिया। और इस ग्राफ्ट से ब्लड को निकालेंगे और ब्लड को इंसर्ट करेंगे। दूसरे में देखोगे ब्रेकियल आर्टरी और एंटी क्यूबाइटल वेन है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। इस पिक्चर में ध्यान से देखिएगा, पिक्चर में ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर देन विल बी आइडेंटिफाई। तो ये दोनों जो यहां आपको दिख रहा है दैट इज अ ग्राफ्टिंग, दैट इज अ ग्राफ्टिंग। और ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये दो फॉर्म में हो सकता है, दो फॉर्म में हो सकता है। एक सिंथेटिकली मेड आता है, गोरेटेक्स का बना होता है, फैब्रिक फॉर्म में रहता है। दूसरा हम कोविन का कैरोटिड आर्टरी यूज कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं आर्टिफिशियली ग्राफ्टिंग क्रिएट करना फॉर द हीमोडायलिसिस, फॉर द हीमोडायलिसिस। आपसे पूछा जा सकता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नेहा सोनी, वेरी गुड इवनिंग डियर, पूछा जा सकता है गोरेटेक्स के बारे में, पूछा जा सकता है बोविन की कैरोटिड आर्टरी के बारे में पूछा जा सकता है। यू विल बी एबल टू गिव आंसर दैट इज अ इंटरनल आर्टेरियोवेनस। ग्राफ्ट की बात कर रहा हूं, ग्राफ्ट की बात कर रहा हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। इसके अलावा यदि हम इंटरनल आर्टेरियोवेनस ग्राफ्ट की बात की, उससे पहले हमने इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला की बात की, उससे पहले हमने एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंट की बात की। बच्चों मैं सभी का इमेज पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं सभी का इमेज यहां पर पुट कर रहा हूं। पहली पिक्चर आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर मैंने एक टेफ्लॉन कैथेटर पुट किया है, शंट बोल सकते हैं बच्चों। यहां पर आप एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस मैंने शंट बोलता था। यहां पर आप देख सकते हो ये वेन, आर्टरी से हमने क्या किया? ब्लड को निकाला, ब्लड को निकाला, फिल्टर होके ब्लड को किस में डाला बच्चों? वेन में डाला। और वेन से ब्लड वापस कहां चला गया? आपके बॉडी में चला गया। ये मैकेनिज्म देखिएगा ध्यान से। ये टेफ्लॉन वाला जो रेडियल आर्टरी मैंने रिफ्लेक्ट किया, टेफ्लॉन कनेक्टर दिख रहा है। इस तरीके से हमने क्या क्रिएट किया था बच्चों? शंट। क्या क्रिएट किया था? शंट क्रिएट किया था, जिसमें हमने आर्टरी से ब्लड को निकाला और यहां से ब्लड सीधा कहां पहुंच गया? डायलाइजर में गया, और डायलाइजर से ब्लड फिल्टर होकर के वापस कहां गया बच्चों? वेन में गया। और ये वेन से ब्लड वापस कहां पहुंच गया? हार्ट में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? हार्ट में पहुंच गया। दैट इज अ एग्जाम्पल। उसके साथ दूसरी तरफ देखिएगा, यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया बच्चों ग्राफ्टिंग। यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं दैट यू कैन सी एवरीबॉडी, एंटी क्यूबाइटल वेन दिख रहा है, ब्रेकियल आर्टरी दिख रहा है, दोनों में आपको ग्राफ्ट दिख रहा होगा। और मैंने कहा था ग्राफ्ट आप गोरेटेक्स का यूज कर सकते हैं या बोविन की कैरोटिड आर्टरी को यूज कर सकते हो। ओके फाइन। एक मैंने आपको बताया इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बच्चों। इस पिक्चर में देखिएगा, ये जो दिख रहा है ये वेन है और ये जो दिख रहा है ये आर्टरी है। इन दोनों को आपस में क्या किया? एबनॉर्मल कनेक्शन किया बच्चों। क्या किया हमने? एबनॉर्मल कनेक्शन किया और क्लियरली दिखा है आर्टरी से आपने ब्लड को निकाला, वेन से ब्लड को वापस पुट किया। दैट इज अ वे हाउ टू क्रिएट सपोर्ट ईच अदर। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। गेट इट एवरीबॉडी? ये इस तरीके इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इंद्रा कुमार डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JINC स्टूडेंट फंड। थैंक यू इंदिरा कुमार फॉर सुपर चैट विद JINC जोधपुर बच्चों। तो गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। अब मैंने यहां पर आपको क्लियरली साइट बता दिया। जब साइट पूरी हो जाती है तो अब फर्दर हम प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे। साइट जब पूरी हो जाती है तो हम प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे और फाइनली हम डायलिसिस करने की तैयारी में, हम डायलिसिस करने की तैयारी में बच्चों। हमने पेशेंट के इंडिकेशंस देखे, हमने साइट क्रिएट किया, टेम्पररी भी देखा, हमने लॉन्ग टर्म साइट भी देखा और फाइनली टर्न टुवर्ड्स टू वी कैन से डू द हीमोडायलिसिस। उससे पहले एक और गुड न्यूज आपको दे देता हूं। आपके अशोक सर के बर्थडे पे जो ऑफर चल रहा था उसका आज जो है लास्ट डे है बच्चों। आज रात को 12 बजे तक इस ऑफर का बेनिफिट आप ले सकते हो, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग
ऑनलाइन कोर्स का ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। आप इंडिया वर्ल्ड में किसी भी कोने में बैठे हो, आप जेएनसी नहीं पहुंच सकते हो, आप जॉब करते हो, आप शादीशुदा हो, आपके घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, तो इस कोर्स का फायदा आप ले सकते हो बच्चों। 5,999 का प्राइस है। कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लास होगी, यूनिट वाइज टेस्ट होगा, और कंप्लीट नर्सिंग में रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो सब कुछ होगा। प्रीवियस 5 साल के पेपर होंगे, इसके साथ साथ स्पेशली बच्चों ओटी, आईसीयू, रीजनिंग, मैथ्स, सब कुछ होगा जो 3rd ईयर वाले बच्चे ले सकते हैं, 4th ईयर वाले बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि 3rd ईयर वाले बच्चों के लिए 2 साल की वैलिडिटी है, 4th ईयर वाले बच्चों को 1 ईयर की वैलिडिटी है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप लेकर के घर पे अपने को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो कि क्या कोचिंग है, क्या कंटेंट है, कहां क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप अपने आप को अभी से उस माहौल में ढाल सकते हो जो आने वाले 1 और 2 साल के बाद आपको चाहिए। 3rd ईयर 4th ईयर रनिंग वाले बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हो, सारे सब्जेक्ट आपके पुट किए, तो इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और ज्योति सारस्वत, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों, यहां पर नंबर दे रखे हैं, मैं लिख देता हूं, देखिए 7357392691, ये नंबर है। दूसरा 9636032691 पर आप क्वेरी, ये जेआईएनसी के कस्टमर केयर नंबर, आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और फुल कोर्स है, जिन बच्चों ने लिया है आपके साथ ऑनलाइन ई नर्सिंग क्लास में प्रेजेंट होंगे, वो आपको बेहतर रिव्यू दे सकते हैं कि क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है, क्या इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं इस कोर्स के बाद किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, आप किसी भी बुक में जाओगे वो एमसीक्यू आंसर आपके पास पहले से होंगे। ये क्वालिटी एजुकेशन आपका जेएनसी ई नर्सिंग देता है, इसको जरूर आप अपने लाइफ में शामिल करें और अपने आप को जॉब के और करीब लेके जाइए। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है, जैसे हमने बात की, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि डायलिसिस, ध्यान से देखिएगा, हमने डायलिसिस की बात की। डायलिसिस क्या था बच्चों? प्रोसीजर। डायलिसिस क्या था? प्रोसीजर। फिर आप पढ़ेंगे डायलाइजर। डायलाइजर क्या है? डिवाइस। डिवाइस बोल सकते हैं, मशीन बोल सकते हैं, मशीन बोल सकते हैं जिसका यूज करते हैं हम वेस्ट को फिल्टर करने। अब आएगा बच्चों डायलासेट। डायलासेट क्या है? वो सब्सटेंस, ध्यान से देखना बच्चों, वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है? वेस्ट को रिमूव करता है। कहां से रिमूव करता है बच्चों? ब्लड से रिमूव करता है। कहां से रिमूव करता है? ब्लड से रिमूव करता है। उस सब्सटेंस का नाम है डायलासेट। तीनों चीजें आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस सब्सटेंस को। डायलिसिस क्या था बच्चों? प्रोसीजर था जिसमें किडनी काम करना बंद कर देती है, तो वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसीजर को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस मैंने 2 तरीके के बताया, हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरा डायलाइजर किसको बोलेंगे बच्चों? डिवाइस और मशीन को बोलेंगे जो हम डायलिसिस करने में यूज करें। समझ में आ रहा है ना बच्चों? डायलिसिस करने में यूज करें। और डायलासेट क्या है? द सब्सटेंस विच यूज टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड। तीनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए बच्चों, तीनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आई होप यू आर एबल टू गेट ऑल द थिंग्स विच इज आई ट्राई टू टीच यू माय डियर। तो ये तीनों का मीनिंग अलग है, डायलिसिस अलग है, डायलाइजर अलग है, डायलासेट अलग है। ओके फाइन। अब क्या होता है बच्चों, ये जो डायलासेट है, इस डायलासेट के कंपोजिशन क्या है, क्या सब्सटेंस इसमें किस किस कॉम्प्लिकेशन से भी आपको प्रिवेंट करने का काम करेगा। मैंने कहा था कि हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट को डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है, मैंने कहा था बच्चों इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है। तो ये डायलासेट जो सब्सटेंस है, ये कहां तक कंट्रीब्यूट करेगा, इस सब्सटेंस में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी बच्चों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, आई वाज पुट इट वेरी वेल। डायलासेट फ्लूइड कंपोजिशन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यहां मैंने लिखा, देखिए बच्चों, सोडियम होता है आयंस में, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, HCO3 होता है, एसीटेट होता है, इवन बच्चों कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम होगा बच्चों, ग्लूकोज होगा, और ये इनकी कंपोजिट मात्रा है, अमाउंट है। आप देखो सोडियम 132 से 145 है, पोटेशियम 0 से 4 है, सबका यूनिट बच्चों मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। उसके अलावा HCO3 0 से 40 बच्चों, एसीटेट 237 है। उसके अलावा मैग्नीशियम और ग्लूकोज की हम बात करें बच्चों, इस तरह का ग्लूकोज जो है वो लगभग 0 से 200 mg पर डीएल बच्चों, mg पर डीएल है। ये मैं ग्लूकोज के अमाउंट की बात कर रहा हूं। ये वो कंपोजिशन सब्सटेंस है जो डायलासेट में प्रेजेंट होता है बच्चों। ये आपको जब कंपोजिशन पता होगा तो कॉम्प्लिकेशन
के बारे में आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो बच्चों। तो दैट गेट्स एवरीबडी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी सब्सटेंस है, इनमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विच इज द सब्सटेंस या ऑल द सब्सटेंस प्रेजेंट इन डायलर सेट एक्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हियर वी कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हीमोडायलिसिस प्रोसीजर। देखिए, हीमोडायलिसिस को स्टार्ट करने से पहले डियर नर्सेस, डियर नर्सिंग ऑफिसर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहां क्वेश्चन बनेंगे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, मतलब यूज एंटीकोगुलेंट। जब भी पेशेंट को हीमोडायलिस किया जाता है तो एंटीकोगुलेंट को यूज करते हैं टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग विद इन द डायलिसर और ब्लड ट्यूबिंग। क्या होता है, आगे मैं पूरा आपको प्रोसीजर समझाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। जब पेशेंट का ब्लड बॉडी, सपोज ये पेशेंट का बॉडी है, बॉडी से ब्लड निकला और किस में गया बच्चों, डायलिसर में गया। किस में गया, डायलिसर में गया, और वापस फिल्टर होके कहां चला गया बच्चों, बॉडी में गया। तो जो ये पाथवे रन कर रहा है, ये क्या बच्चों, ट्यूब्स होगा। ये क्या होगा, ट्यूब। तो इस ट्यूब में ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। इस डायलिसर में भी ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। तो ब्लड क्लॉट होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा। तो इस कंडीशन में हम किसको यूज करते हैं बच्चों, हम हिपेरिन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बच्चों, हिपेरिन को यूज करते हैं। और हिपेरिन कौन है, ये एंटीकोगुलेंट बच्चों। इसका काम है ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करना। इवन माय डियर, हिपेरिन जो है ये वी कैन से नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोल सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन एग्जाम का, इसको हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोल सकते हैं बच्चों, एंटीकोगुलेंट बोल सकते हैं। दूसरा, हिपेरिन जो बच्चों आईवी एंटीकोगुलेंट भी कह सकते हैं, आईवी एंटीकोगुलेंट के नाम से कह सकते हैं। तीसरा, एक सेल है जिसका नाम है बेसोफिल, और बेसोफिल किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का। ये किसका प्रोडक्शन करता है, हिपेरिन का। कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेंगे कि विच इज द सेल आर रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रीट हिपेरिन इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में हिपेरिन का नेचुरल प्रोडक्शन कौन सा सेल करता है, आपको आंसर लिखना बेसोफिल। बेसोफिल किसका पार्ट है बच्चों, डब्ल्यूबीसी का। ये हिपेरिन को नेचुरली सेक्रीट करता है आपकी बॉडी में, और हिपेरिन का काम होता है टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को फॉर्मेशन होने से प्रिवेंट करने का काम करता है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछे कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं हीमोडायलिसिस में, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, हिपेरिन। आपका आंसर क्या होगा, हिपेरिन। ओके फाइन, बाकी डिटेल में हिपेरिन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, हिपेरिन मोस्ट कॉमन यूज टू ड्रग टू प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन मैंने कहा था एग्जाम में कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। और हिपेरिन का जो इफेक्ट है वो 6 आवर्स तक होता है। एक बार हिपेरिन आपने किसी पेशेंट को दे दिया तो अगले 6 घंटे तक वो हिपेरिन काम करेगा, 6 आवर तक वो हिपेरिन काम करेगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। यदि फर्दर हम देखें, हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट लास्ट अबाउट 4 आवर। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है कि हीमोडायलिसिस प्रोसीजर में एक बार हीमोडायलिसिस पूरा होने में कितने आवर्स का टाइम लगता है। तो आपको आंसर लिखना बच्चों 4 आवर्स। ज्यादातर बुक में 3 to 4 आवर्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया है, एक हीमोडायलिसिस पूरा होने में कितना टाइम लगता है। आंसर 4 आवर। यदि एवरेज दिया तो 3 to 4 आवर पुट करना है। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये चीजें आपको लर्न करना है इफ यू नीड टू क्रैक कमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम। हर वो छोटी और बारीकी जो उस क्वेश्चन में बनती है वो अपने पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाना चाहिए, क्योंकि गजनी नहीं बनना है, गजनी नहीं बनना बच्चों, आइंस्टीन बनना है। लंबे समय तक स्टोर करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आपकी अपनी अमानत आपका नॉलेज है। और ये ऐसी प्रॉपर्टी है, चाहे कोविड-19 आ जाए, चाहे डिजास्टर हो जाए, चाहे पैर कट जाए, ये कभी कोई छीन नहीं सकता आपसे। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट लॉस हो सकते, जॉब लॉस हो सकती है, सब कुछ खत्म हो सकता है, बट अपनी प्रॉपर्टी, अपना नॉलेज दुनिया की कोई ताकत अपने से छीन नहीं सकती बच्चों। और इसको जितना बढ़ाओगे उतना आप लाइफ में स्ट्रांग बनोगे, उतना आप लाइफ में बेहतर सर्वाइव करोगे, उतना आप जिंदगी में और आगे बढ़ोगे। इसलिए यदि बढ़ाना है बच्चों तो प्रॉपर्टी कौन सी बढ़ाना, दिस इज योर नॉलेज। यू शुड बी इंक्रीज योर नॉलेज फ्रॉम वेयर यू गेट योर नॉलेज, यू शुड ट्राई टू लर्न, बिकॉज
ये अपनी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जब यदि नॉलेज है, मार्कर लेके बच्चों रोड पे खड़े हो जाओ, पुलिया के नीचे खड़े जाओ, फ्लाईओवर के नीचे खड़े जाओ, बच्चे भागते चले आएंगे। और यदि नॉलेज नहीं है तो किताबें पलटने से, डिग्रियां इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी फेंकने से, बड़े बड़े बोलने से कुछ नहीं होगा। भरना है कुछ तो यहां भरो, इकट्ठा करना है तो कुछ यहां करो, ताकि जिंदगी में वो खूबसूरत लम्हे आप हासिल करो जो सपने आपने बचपन में देखे होंगे, जो सपने आप आज देख रहे हो। तो आगे से बच्चों हो सके तो इसको बढ़ाना, यहां खर्च करो, जितना टाइम खर्च करो, जितना टाइम देते हो यहां दीजिएगा बच्चों। तो यहां पर 4 आवर। दूसरा बच्चों, पर वीक में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हीमोडायलिसिस को हम एक हफ्ते में कितनी बार कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो एवरेज हम 3 टाइम्स इन अ वीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, 3 टाइम्स इन अ वीक यू शुड डू इट एवरीबॉडी। ओके फाइन। तो ये कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर मैंने यहां पर पुट किया। इवन बच्चों नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं यहां पर टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का है। टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। हीमोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। ये क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विच सब्सटेंस विल यूज ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, हीमोडायलिसिस में आपको आंसर लिखना नॉर्मल सलाइन। और नॉर्मल सलाइन यहां काम क्या करेगा बच्चों, इट विल रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। फाइन, गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन, विल मूव फर्दर। तो ये कुछ डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब फाइनली मैंने एक इमेज पुट किया, ध्यान से देखना, मेरी पूरी बात को समझना बच्चों, फिर हम फर्दर जाएंगे। यहां एक मैंने इमेज पुट किया है जिसमें पूरा हीमोडायलिसिस का प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, क्या क्या चीजें यूज करें पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर आपको मैं प्रोसीजर बताऊंगा और प्रोसीजर पे बनने वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा। यहां पर पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए आपको। देखिएगा यहां पर ये एरो दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है मैंने लिखा रिमूव ब्लड फ्रॉम क्लीनिंग। यहां से आपके बॉडी से जो ब्लड निकल रहा है, इसका कलर दिख रहा होगा। इसके अंदर कौन प्रेजेंट है बच्चों, इसमें वेस्ट प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट है, वेस्ट प्रेजेंट है। और ये ब्लड कहां जा रहा है, फिल्टर होने के लिए जा रहा है। यहां से जब आपके बॉडी से ब्लड निकला तो एक डिवाइस लगा जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटर, क्योंकि मैंने कहा था ब्लड कहां से निकलता, आर्टरी से। कहां से निकालते बच्चों, आर्टरी से। जो आर्टरी से ब्लड निकला तो यहां पर आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटर ने प्रेशर को मॉनिटर किया और फर्दर ब्लड पंप के द्वारा ये ब्लड कहां पहुंचा, ये डायलाइजर में पहुंचेगा। याद रखिएगा बच्चों, डायलाइजर में पहुंचने से पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा हिपरिन लगा हुआ ट्यूब में, आपको दिख रहा होगा बच्चों हिपरिन लगा हुआ ट्यूब में। दूसरा आपको दिख रहा होगा बच्चों नॉर्मल सलाइन लगा हुआ है। मैंने दोनों का पर्पस आपको बताया था, नॉर्मल सलाइन और हिपरिन दोनों ब्लड को डायलाइजर में एंटर होने से पहले ही कनेक्ट कर दिए जाते हैं। दोनों का पर्पस अलग अलग है। आपका हिपरिन आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनटू द ट्यूबिंग और नॉर्मल सलाइन आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। दोनों ने अपना काम कर लिया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से यहां पर देखिएगा, जब दोनों ने अपने यहां पर काम किया तो ये फर्दर जो ब्लड है ये इनफ्लो प्रेशर के द्वारा कहां पहुंचता बच्चों, डायलाइजर में। अब यहां पर 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखना। कहां पहुंचेगा बच्चों, डायलाइजर में। कहां पर पहुंचेगा, डायलाइजर में। अब इस डायलाइजर को कलर कोड देख के आपको पता चल चुका होगा। काफी चीजें मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब एक क्वेश्चन बनेगा, जब यहां से ब्लड आपका जा रहा है तो ब्लड नीचे से ऊपर की जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये क्या है बच्चों, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। किधर जा रहा है, लो प्रेशर। कोई भी सब्सटेंस लेस कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, तुम क्या कहते हो, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। लो से हाई, ऑस्मोसिस। ओके फाइन, क्या हो गया बच्चों, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। दूसरा यहां से जो सब्सटेंस आ रहा है, ये सब्सटेंस कौन है बच्चों, ये डायलासेट है। क्या बच्चों, डायलासेट। और डायलासेट क्या है, वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यहां से एंटर हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो हाई कंसंट्रेशन से किधर आ रहा है बच्चों, लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से किधर आ रहा है, लो कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो गया बच्चों, डिफ्यूजन। ये क्या हो गया बच्चों, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और दोनों का क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन क्या आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान से देखना, कि जब पेशेंट को हीमोडायलिसिस कंडक्ट किया जा रहा था उस समय डायलाइजर में जो ब्लड और डायलासेट का जो एक्सचेंज होता है वह कौन सा मैकेनिज्म काम करता है। आपको आंसर लिखना है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये तीनों नाम एक साथ आ रहा है, मतलब आपका आंसर राइट है बच्चों। आपका आंसर क्या होगा? राइट। इस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हाई टू लो, लो टू हाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तीनों मैकेनिज्म। हाई टू लो को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, लो टू हाई को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, और ये तीनों मैकेनिज्म डायलाइजर में कंडक्ट होते हैं ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ वेस्ट और डायलासेट। गेट इट एवरीबॉडी? ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। अब क्या होता बच्चों, जैसे यहां पर फिल्टर हुआ तो आपको दिख रहा होगा यहां पर जो था ये क्या आ रहा है बच्चों, यहां पर जो निकल रहा है दैट वी कैन से वेस्ट। वेस्ट आपका बाहर निकलता जा रहा है और इस ब्लड का कलर चेंज हो रहा है, और जो वेस्ट निकलेगा तो वापस रेड कलर जा रहा है, और कलर चेंज होने के बाद में आपका ब्लड वापस कहां पहुंच रहा है बच्चों? यहां से वेन में जाएगा, और वेन से आपके कहां पहुंच जाएगा? हार्ट में पहुंच जाएगा। दैट इज अ procedure, how to run, how to escape, how to exchange, which substance will use, how to enter your body। एक और क्वेश्चन यहां पर बनेगा बच्चों। क्वेश्चन क्या बनता है कि जब भी पेशेंट को हीमोडायलिसिस, ध्यान से सुनना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जब भी पेशेंट को हीमोडायलिसिस कंडक्ट किया जाता है तो हीमोडायलिसिस में जब ब्लड पेशेंट के बॉडी में री इंसर्ट होता है तो स्लोली पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब ब्लड का एक्सचेंज हुआ था, ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ ब्लड, जब ब्लड का एक्सचेंज हुआ था उस समय इस डायलाइजर के द्वारा आपके ब्लड का टेम्परेचर बच्चों, ब्लड का टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और वो ब्लड जब पेशेंट की बॉडी में जाएगा तो ब्लड का तापमान बढ़ा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये नॉर्मल फिनोमिना, ये नेचुरली होगा। अब क्वेश्चन एक बनेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एक पेशेंट था उसको हीमोडायलिसिस हुआ, हीमोडायलिसिस के बाद में डियर नर्सेस ने पेशेंट के पैरामीटर चेक किए तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था और टेम्परेचर 99 पॉइंट समथिंग था। एज ए नर्स व्हाट यू विल डू? आपका आंसर क्या होगा? नथिंग, ओनली शुड रिकॉर्ड द रिपोर्ट। आपको उसको रीडिंग को रिकॉर्ड कर देना है कि ये नेचुरली होना है। जब भी पेशेंट का ब्लड वापस आपके बॉडी में पहुंचेगा फिल्टर हो करके तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड गर्म होता है। आपके ब्लड का टेम्परेचर जब हम देखते हैं तो ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये ब्लड का नॉर्मल तापमान होता है बच्चों, ये ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो डेफिनेटली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और आपको वहां पर कुछ नहीं करना डियर नर्सेस को, सिर्फ रीडिंग को क्या कर देना है? नोट कर देना है। ये क्वेश्चन एम्स दिल्ली ने पूछा, इसलिए मैं आप बार बार जोर दे रहा हूं कि मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस टॉपिक पढ़ने के बाद में ये गलती कोई दोबारा नहीं करे बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, विल मूव फर्दर। अब मैं आपको बच्चों एक वीडियो पुट करूंगा, एक वीडियो पुट करूंगा, आप वीडियो में देखना कि कैसे काम करता है, कैसे वेस्ट को रिमूव करता है, कैसे बॉडी से ब्लड निकलता है, निकलने के बाद वापस कैसे आपके बॉडी में जाता है। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, यहां पर क्लियरली आप मेंशन है। देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, एवरीबॉडी, सभी को देखना। देखिए, अब यहां पर आप देखिएगा बच्चों, मैंने पूरा प्रोसीजर आपके सामने पुट किया है। ये पेशेंट का वेन है, ये पेशेंट का आर्टरी है। आपने देखा यहां पर ग्राफ्ट दिख रहा होगा बच्चों, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ग्राफ्ट। ये क्या दिख रहा है बच्चा? मैंने ग्राफ्ट, ग्राफ्ट मैंने कहा था कि हम एक तो गोरे टेक्स का ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं, दूसरा मैंने कहा था बोविन काउ की कैरोटिड आर्टरी का यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें आपको क्लियर थी? ओके फाइन। इस ग्राफ्ट में आप देखोगे, यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, यहां मैंने ब्लड पंप भी लिखा है, एयर डिटेक्टर भी लिखा है। जब ब्लड यहां से निकलेगा, जब ब्लड यहां से निकलेगा, ब्लड गया आपके डिवाइस में अंदर, उसका नाम क्या था बच्चों? डायलाइजर। दूसरी तरफ से कौन आ रहा है? दूसरी तरफ से कौन आ रहा है बच्चों? फ्रेश डायलासेट आ रहा है। ब्लड का पुट होना डायलाइजर में और एक तरफ से फ्रेश डायलासेट आ रहा है। डायलासेट ऊपर जा रहा है, लेस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ब्लड हाई कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन, दोनों मैकेनिज्म काम करे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जैसे ही पेशेंट का ये डायलासेट ऊपर जाएगा, ये ब्लड से वेस्ट को लेगा और किस में कलेक्ट कर देगा? यूज डायलासेट कलेक्ट होने लगेगा और ब्लड फिल्टर होकर के वापस कहां पहुंचेगा? आपकी बॉडी में। और इस डायलासेट को पुट करने के लिए मैंने कहा था कंप्रेशन एयर पंप का यूज करते हैं, जो डायलासेट को लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। एक बार फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार फिर बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। यू कैन सी एवरीबॉडी, वॉच एवरीवन, how to collect waste, how to collect waste, watch every future nursing officers।
यहां से डायलासेट जा रहा है, देखिए एयर पुट की जा रही है, डायलासेट एंटर हुआ, डायलासेट ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे ही ऊपर की ओर जा रहा है वेस्ट जो है वो फिल्टर होकर के अलग से कलेक्ट हो रहा है, ब्लड फिल्टर होने के बाद में कलर चेंज हो रहा है और वापस ब्लड कहां पहुंचा बच्चों, आपकी बॉडी में। यह याद रखिएगा, जितना वॉल्यूम आपके बॉडी से निकला उतना वॉल्यूम वापस नहीं जाएगा, उतना वॉल्यूम वापस नहीं जाएगा। यहां पर आपको डायलाइजर फ्लूइड दिख रहा है और यहां पर आपको बच्चों ब्लड स्ट्रीम दिख रहा होगा। यह डायलाइजर ब्लड को क्लियर करता है, वेस्ट को रिमूव करता है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर रन होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दिस इज अ वे हाउ टू डू हीमोडायलिसिस। गेट इट एवरीबॉडी, ये हीमोडायलिसिस का तरीका होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब जैसे हीमोडायलिसिस हो गया, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनता है कि डायलाइजर जो है उसका फोटो एग्जाम आता है, इमेज आता है। मैंने दो तरह की मशीन पुट की है आजकल, ये दोनों टेक्निक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये बच्चों डायलाइजर बोल सकते हैं या डायलिसिस मशीन बोल सकते हैं, डायलिसिस। और डायलिसिस में भी बच्चों हीमोडायलिसिस का मशीन का फोटो ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है। दूसरी तरफ पेशेंट विथ डायलिसिस, पेशेंट का डायलिसिस के साथ में एक इमेज दिख रहा होगा और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गेट इट एवरीबॉडी, ये तरीका होता माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि हाउ टू लर्न इमेज बेस्ड क्वेश्चन, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाए, इमेज को देख करके आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको आज के बाद कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे डायलिसिस के हीमोडायलिसिस टॉपिक का नहीं पता है। तो मैंने दोनों इमेज यहां पर पुट किया है, दोनों इमेज को आपको देखना है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो भी आपको क्लियर करना है कि व्हाट इज द इमेज विल रिफ्लेक्टिंग, वी कैन से हीमोडायलिसिस। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब मैंने यहां पर मेंशन किया है डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हीमोडायलिसिस। डियर नर्सेस क्या करेगी, डियर नर्सिंग ऑफिसर्स क्या करेंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग और आफ्टर हीमोडायलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर आपको नोट करने पड़ते हैं बच्चों। देखिए क्लियरली, मॉनिटर वाइटल साइन, क्योंकि मैंने कहा था पेशेंट को क्या हो जाता बच्चों, हाइपोटेंशन। क्या हो जाता, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों होगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम, याद रखना बच्चों, जितना वॉल्यूम हमने रिमूव किया उतना वॉल्यूम वापस रिटर्न नहीं गया। आपने 5 लीटर निकाला तो उतना 5 वापस नहीं गया। थैंक यू सो मच नशीम बानो, थैंक यू वेरी मच। उतना वापस नहीं गया, मतलब सिंपल, जितना वॉल्यूम आपके बॉडी से बाहर निकला उतना वॉल्यूम जब वापस नहीं जाएगा, क्योंकि यह कौन निकल रहा है बच्चों, वेस्ट एक्सक्रीट हो रहा है। जब वेस्ट निकलेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम जब वापस कम जाएगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है बच्चों, हाइपोटेंशन हो सकता है। मैंने कहा था मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वी कैन से हाइपोटेंशन। दूसरा मैंने लिखा लेबोरेटरी वैल्यू बिफोर, क्योंकि लेबोरेटरी वैल्यू में क्या देखते हैं बच्चों, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल देखेंगे, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल देखेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, लेबोरेटरी में क्या देखते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखेंगे, सीरम क्रिएटिनिन देखेंगे, सीरम क्रिएटिनिन देखेंगे और यूरिक एसिड देखेंगे, यूरिक एसिड का लेवल देखेंगे। क्यों, ये तीनों वेस्ट है, तीनों वेस्ट है और तीनों में क्रिएटिनिन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेटर indicate renal failure. This is your competitive exam question कि which is the best indicator to indicate renal failure। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, सीरम क्रिएटिनिन। क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है कि तीनों ऑप्शन है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन डज नॉट इंक्रीज इन एवरी रीनल फेलियर बट क्रिएटिनिन विल बी रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज creatinine level can indicate patient suffer with the renal failure। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है और इसी को बच्चों बोलते हैं, दैट वी कैसे KFT बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट बोल सकते हैं या हम रीनल फंक्शन टेस्ट बोल सकते हैं। KFT और RFT में ये इन्वेस्टिगेशन आएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। और ये तीनों जब वेस्ट बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब पेशेंट की किडनी काम करना बंद कर देती है। और सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन होगा, सीरम क्रिएटिनिन। क्या बात है बच्चों, बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन। उसके अलावा मैंने कहा क्लाइंट टेम्परेचर में एलिवेटेड। मैंने कहा था बच्चों हीमोडायलिसिस के बाद में पेशेंट का टेम्परेचर एलिवेट होगा बिकॉज स्लाइट वार्मिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम डायलिसिस मशीन। यू रिमेंबर एवरीबॉडी, मैंने क्लियर कहा था जब भी डायलिसिस मशीन के द्वारा ब्लड आपके बॉडी में रिटर्न बैक जाएगा तो स्लाइटली टेम्परेचर राइजेस अप होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। डोंट बी फियर अबाउट इट माय डियर, नो डोंट वरी, आपको बिल्कुल फियर करने की जरूरत नहीं है। इट विल बी नॉर्मल, उसके अलावा बच्चों एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको जानना जरूरी होगा, विथ होल्ड।
विथ होल्ड का मतलब होता है स्टॉप। आपको मैंने कहा था हीमोडायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हाइपोटेंशन होता है, आप सबको पता है। हम किसी भी पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है। ये ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है क्योंकि हम हाइपरटेंशन को कम कर रहे हैं, तो हाइपरटेंशन कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा मतलब वो हाइपोटेंशन हो गया। जब बॉडी की पोजीशन चेंज होगा तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन। क्या है बच्चों? हाइपोटेंशन। तो डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी पेशेंट को हीमोडायलिसिस करवाया जा रहा है बच्चों, तो याद रखना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को बंद कर देना है, क्योंकि हाइपोटेंशन होने की चांसेस बहुत होंगे, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चल रही तो हाइपोटेंशन तो शॉर्टली होगा। other medication that can affect blood pressure result hypotension until after hemodialysis treatment। जब तक हीमोडायलिसिस पूरा नहीं होता है तब तक एंटी हाइपरटेंसिव को बंद कर देना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन था हीमोडायलिसिस का? हाइपोटेंशन। कौन था बच्चों? हाइपोटेंशन। ओके फाइन। और फाइनली हीमोडायलिसिस की बात करें तो बच्चों कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हर बार मैं बात जिक्र कर रहा हूं कि कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने लिखा बच्चों एयर एम्बोलिज्म। देखिए क्या होगा, एम्बोलिज्म का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑब्स्ट्रक्शन। ध्यान से देखना, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा। ये पेशेंट का आपने यहां पर एक्सटर्नल आर्टरी वेनस शंट डेवलप किया, यहां से ब्लड निकला, यहां से ब्लड एंटर किया, और एंटर करते समय एयर एंटर हो गया, तो डेफिनेटली एयर ट्रेवल करके ब्लड वेसल्स में जाएगा, और ये क्या कॉज कर देगा बच्चों? एम्बोलिज्म। क्या कॉज कर देगा? एम्बोलिज्म। तो ध्यान रखना है कि एयर एम्बोलिज्म से प्रिवेंट करना डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लीकिंग कहीं पर नहीं हो। उसके अलावा फर्दर बच्चों मैंने लिखा डिसइक्विलिब्रियम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम का मतलब होता है रैपिड चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर अकरिंग ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस। क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होगा उसमें डेफिनेटली इंबैलेंस होगा, क्योंकि जितना ब्लड निकल रहा है उतना ब्लड वापस नहीं जा रहा है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट अल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था क्लियरली बच्चों। हैमरेज मैंने बताया था, ब्लीडिंग हो सकता है, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कई बार पूछा जा चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हाइपोटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर हीमोडायलिसिस। मैं बताऊंगा पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस होता है। नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। और सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेप्सिस का मतलब होता है बच्चों प्रेजेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहीं पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है दैट वी कैन से सेप्सिस। तो सेप्सिस हो सकता है बच्चे को, पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है बच्चों। शॉक हो सकता है। शॉक का मतलब होता है फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। शॉक का मतलब होता है फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड फ्लो। ध्यान से देना बच्चों, ब्लड फ्लो टूवर्ड्स बॉडी ऑर्गन। आपकी बॉडी ऑर्गन के टूवर्ड्स जितना ब्लड फ्लो चाहिए उतना ब्लड फ्लो नहीं जाना, दैट कंडीशन वी कैन से शॉक। क्या कहेंगे बच्चों? दैट कंडीशन वी कैन से शॉक। तो शॉक हो सकता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम निकाल रहे उतना ब्लड वापस नहीं जा रहा है, तो वॉल्यूम की कमी होगी, तो आपका हार्ट उतना ब्लड ऑर्गन को नहीं दे पाएगा जितना ब्लड ऑर्गन को देना चाहिए। तो क्या डेवलप हो सकता है बच्चों? शॉक डेवलप हो सकता है। शॉक डेवलप हो सकता है। और फाइनली आज की जर्नी अपनी यहीं तक थी, जिसमें हमने पढ़ा बच्चों हीमोडायलिसिस, और कोशिश की हीमोडायलिसिस पे बनने वाले हर इंपॉर्टेंट कंटेंट को हमने डिस्कस किया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफी मजा आया होगा, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद शायद आपको कोई क्वेरी नहीं रहे, आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा एक्सेस इधर उधर का लपेटने से बेटर है वो कंटेंट आप तक दिया जाए जो आपको एक फ्रेम में डिलीवर करे, वो थॉट को आप लंबे समय तक याद रख सको, ताकि आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो सको। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए, ये कोशिश निरंतर बनी रहेगी, बस आपका प्यार हमेशा बना रहे। सब्सक्रिप्शन लगातार आप बढ़ते जा रहे हो, बढ़ाते रहिएगा बच्चों। इसको लगातार बढ़ाते बढ़ाते अपने को 1 लाख सब्सक्रिप्शन तक पहुंचना है। जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अपने डीपी पे जैन का लोगो लगाना ना भूलें। प्यार बनाए रखिएगा, माँ बाप का रेस्पेक्ट करिएगा, बड़ों का आदर करिएगा, झूठ नहीं बोलना है, ज्यादा फेंकना नहीं है, सुबह 5 बजे उठना है, और हमेशा खुद को कंफर्ट जोन से निकाल के पैनिक सिचुएशन में पुट करना है। यू शुड फील पेन। व्हाट डू यू मीन बाय पेन? महसूस करें
और उस सिचुएशन को एडजस्ट करना सीखें। धीरे धीरे आप जिंदगी के उस शिखर की तरफ बढ़ने लगोगे जो सपना आपने देखा है। हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढोगे तो तरक्की नहीं होगी। 5 बजे उठने वाले लोग अधिकतर जिंदगी में सफल होते हैं। 99.99% वो लोग सफल होते हैं जो 5 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं और जिंदगी के सपने पूरे करने के लिए लग जाते हैं। आपको भी यही करना है और आपके सपने पूरा करेंगे और आपका सपने पूरे करके आपके परिवार में खुशियां देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमेशा अपना स्नेह बनाए रखिएगा और 4 बजे की क्लास निरंतर बनी रहेगी, मेरी कोशिश जारी रहेगी। कल फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थी रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। बच्चों, बहुत ही अनमोल रत्न है लाइफ के। माँ बाप आपकी जिंदगी के वो अनमोल हीरे हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट इस दुनिया में नहीं है, कोई मुकाबला इस दुनिया में नहीं है। डांटेंगे, चिल्लाएंगे, मारेंगे, बट जिंदगी के संकट में आपके साथ हमेशा वो ही खड़े होंगे। तो माँ बाप का विशेष ख्याल रखिएगा, रिस्पेक्ट करिएगा और खुश रहिएगा जिंदगी में। कल मुलाकात करूंगा बच्चों आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।